अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम पढ़े थे वायरल केराटाइटिस। तो वायरल के अंदर हमने पढ़ लिए थे हर्पेटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी नेक्स्ट है हर्पीज़ ज़ोस्टर वाला। हर्पीज़ ज़ोस्टर वाला जो है वो एक दफ़ा एमसीक्यूज़ में आया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में आया हुआ है तो मे भी आ भी सकता है। सो हर्पीज़ ज़ोस्टर आपको पता है कि जो वारेसिला ज़ोस्टर वायरस था, ठीक है, हमने पढ़ के आए हैं कि वो इन्फेक्ट करता है बचपन में, तो हम उसे कहते हैं कि वो चिकन पॉक्स करवाता है। और अगर वो एडवांस एज में करवाए, मीन अल्डर्स में करवाए, तो ज़ोस्टर हो जाता है, मीन शिंगल्स वगैरह हो जाती हैं। सो हम इसकी टियोलॉजी अगर हम पढ़ें तो क्या टियोलॉजी होगी इसकी कि एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन बाय वारेसिला ज़ोस्टर वायरस। जब वारेसिला ज़ोस्टर वायरस जो है वो अटैक करता है बॉडी को मेन बचपन में, तो क्या होता है कि वो जाके डोर्सल रूट गैंग्लियन में डोरमेंट हो जाता है। फिर अगर बॉडी में कोई भी इस तरह से मीन अल्डर्स में, पहले बच्चों को चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स के बाद वो डोर्सल रूट में जाके रह गया, रहने के बाद जब भी डिप्रेस इम्यूनिटी होगी, जब भी कोई डायबिटिक की हिस्ट्री कर ले, अल्कोहल की हिस्ट्री कर ले, या फिर कैंसर है, या फिर कोई एड्स है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो जाए, मीन जो भी हो, बस बॉडी की इम्यूनिटी डिप्रेस हो जाए तो वो दोबारा री अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, अब ये है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि इसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग है कि एक्यूट फेस क्या होता है, क्रोनिक फेस क्या होता है, रिलैप्सिंग फेस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट फेस। एक्यूट फेस ये है कि सपोज करें इसने अटैक किया, री अटैक किया, अगर वो सिर्फ एक्यूटली हुआ है तो एक्यूट में होता है सिर्फ अगर 4 वीक्स तक रहे तो हम उसे कहते हैं कि वो उसने एक्यूट अटैक किया है। ठीक है, क्रोनिक की बात करें तब होगा जब वो 10 ईयर्स तकरीबन हो जाए, 10 ईयर्स तक रहे अगर सपोज करें, तो हम कहते हैं कि क्रोनिक फेस में इतने साल तक रह सकता है। फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात एक्यूट फेस ख़त्म हो जाता है और बार बार जो ना वो रिलैप्स करता है, रिकरेंस होती है, तो उसे हम कहते हैं कि रिलैप्सिंग फेस कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या होता है? सिम्टम्स में ये होता है कि इसमें जो ना रैश बनते होते हैं। रैश कौन सी बनते हैं? वेजिकल्स बनते हैं। वेजिकल्स की स्टेजेस होती हैं, जैसे हमने कहा कि वेजिकल्स होती हैं। अच्छा, अब वेजिकल्स जो होते हैं, इरप्शन होते हैं, वो किसके अलाउंग होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि ये होती हैं ऑफ्थेल्मिक जो नर्व होती है उसकी, जो ऑफ्थेल्मिक नर्व जो होती है, 5th नर्व होती है, जहाँ जहाँ नर्व्स की डिवीजन होगी, साथ साथ उसी ब्रांचेस के साथ साथ जो है ना वेजिकुलर इरप्शंस निकलेंगे, वेजिकल्स निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 5th क्रेनियल नर्व्स उसकी मेनली निकलते होते हैं। और ये ना बाद में क्या करते हैं, इसके ना स्टेजेस होती हैं, जैसे ना ये पहले वेसिकल इरप्शन होगी, फिर ये सपोरेट करेंगे, सपोरेट करने के बाद जो है ये ब्लीड करेंगे, ब्लीड करने के बाद जो है इसके स्कार बन जाएंगे, पिटेड स्कार बनते होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। जबकि जो हर्पीज़ वाले हैं उसकी कोई स्कार नहीं रहते, वो ठीक हो जाते हैं, मीन उसके वेसिकल्स जो हैं वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है ना आपकी जो कि में लिखी हुई है कि बहुत से नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। मीन जैसे हम बात करें कि जो है सुपर ऑर्बिटल नर्व हो सकती है, इसके अलावा सुपराट्रोकियल नर्व हो सकती है, इंफ्राट्रोकियल नर्व हो सकती है, नेसोसिलरी हो सकती है। मीन जो भी आपको पता है कि एक जो ये सपोज करेंगी है, ठीक है, स्कल है, स्कल की ये साइड सपोज कर यहाँ से नर्व आ रही है तो सप्लाई करती है। सुप्रा ऑर्बिटल हो गया, सुप्रा ट्रोक्लियर हो गया, इंफ्राट्रोक्लियर हो गया, सारे सब जने के पार्टनर इसको सप्लाई कर रही होती है, हाफ साइड को सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है कि मैंने बात की थी कि उसमें हर्पीज़ में इतना खास पेन वैसे करनी था। इसमें क्या होता है कि न्यूरल्जिक पेन होता है। न्यूरल्जिक पेन जो है वो बहुत सीवियर पेन होता है। इस पेन कब होता है? प्री हेपेटिक, मतलब प्री जो होती है ना हेपेटिक पेन होता है। इसमें क्या होता है कि जब सिम्टम्स आती हैं, सिम्टम से पहले जो है ना पेशेंट को पेन होने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे ना इस साइड में बहुत दर्द हो रही है, और कुछ 2-3 दिन बाद जो है उसकी जो है ना वो वेसिकल्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो न्यूरल्जिकल पेन होता है। इसके अलावा फीवर, मेलेज वगैरह तो हो, कितना पेन वगैरह है, उसके बाद वेसिकल्स निकलते हैं, साथ फीवर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम जब देखते हैं तो आईलिड का, फेस का एडिमा वगैरह हुआ होता है इस पेशेंट का। ठीक है, तो ये हमारे हो गया। अगर हम बात करें साइंस की, साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक आ रही है जिसे हम कहते हैं हुचिन्सन रूल। हुचिन्सन रूल जो होती है आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एससीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हुचिन्सन रूल देते होते हैं। इसमें क्या होता है, वो कहते हैं एक्यूरेट इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे हम कहते हैं वेसिकल्स निकलते हैं टिप ऑफ द नोज़। टिप ऑफ द नोज ये है फेस। ठीक है, फेस की जो ये टिप है, टिप पे होती है, होती है नेज़ोसिलरी ब्रांच होती है। नेज़ोसिलरी ब्रांच आ रही होती है किसकी? 5th ट्राइजेमिनल नर्व की। तो उस पर जाके अगर सपोज करो नोज़ पे भी अगर इरप्शन हुए हैं, वेसिकल्स निकले हैं, किस पे? नोज़ पे भी अगर इरप्शन हुए हैं और इरप्टिव वेसिकल्स निकले हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये है हुचिन्सन रूल, और ये कंफर्म हो जाता है कि ये हर्पीज़ ज़ोस्टर का ही पेशेंट है। ठीक है, मतलब एक तो आइज़ की इन्वॉल्वमेंट हुई, ठीक है,
फोरहेड की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, आइज़ की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, साथ नोज़ की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अगर नोज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हम कहते हैं हुसैन से रूल, और ये herpes zoster के अंदर ही होती है। इसके अलावा क्या होता है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसने जो है नर्व्स को इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट करने के बाद उनकी जो है डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि कॉर्नियल और स्किन की एनेस्थीसिया भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। नो डाउट कि पेन होती है, क्योंकि पेन जैसे होगी क्योंकि इन जो है वो नर्व्स को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन जब नर्व्स जो है वो डिजेनरेट करेंगे तो वहाँ पर स्प्लाई ख़राब हो जाएंगी तो कॉर्निया और स्किन की एनेस्थीसिया होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाऊँ तस्वीर, अगर इसकी सपोज करें हम देखते हैं, चलिए जोगिस देखते हैं। तो ये देखें इस तरह से नोज़ पे जो है ना निकलते हैं वेजिकल्स। और एक बात इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे होगी, एक साइड की आँख, एक साइड का फोरहेड, एक साइड पे जो है नोज़ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कि ये जो है ना herpes zoster हो गया है। और ये देखें स्किन क्लियरेंस होगी इनके बाद। अगर हम बात करें herpes zoster में जो तो एक ही पिक्चर की बात करें तो इस तरह के रियल के दाने निकलते हैं। निकलने के बाद जो है ना ये आँख भी निकलते हैं, मतलब वेजिकल्स निकलते हैं, रैशेस निकलते हैं, और आईलिड के मार्जिन पे भी निकल रहे होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये देखें इसका एक तो यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज़्यादा स्किन रशेस हैं। इसके अलावा आईलिड के जो है वो स्वेलिंग वगैरह हुई है, और इसके साथ नोज़ पे भी हैं, तो हम इसे कहते हैं हुचेनसन साइन आ गया इसके अंदर। ठीक है, दोबारा अगर हम डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट, तो उसमें देखिए इतनी ज़्यादा ये एडवांस स्टेज है। इसमें क्या हुआ है कि वेजिकल्स पुस्टूल्स वगैरह बन गए, इरप्शन भी होगी उनके, और अब जो है ना क्रस्ट बनना स्टार्ट हो गए हैं। सही है, तो नोज़ पे लाजमी इसके होते हैं। तो आपने डायग्राम देख ली है हुचेनसन रूल वाली और ये सब कुछ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। जैसे हमने किया था herpes सिम्प्लेक्स के अंदर के स्लिट लैम्प के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के हमें मिल सकते हैं, कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने कहा सुपरफिशियल पंक्चुएट केराटिटिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर herpes सिम्प्लेक्स के अंदर कि वहाँ पे सुपरफिशियल पंक्चुएट केराटिटिस हो गया था, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया, और फिर दाने 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 से नजर आ रहे होते हैं, सेम वैसे ही। अच्छा, अब ये स्टेज होगी, इसके बाद स्टेज होती है कोर्स सबएपिथेलियल पंक्टेट केराटिटिस। अच्छा, कोर्स में ये होते हैं कि इससे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब एक तो पंक्टेट केराटिटिस भी होगा, साथ साथ कुछ और भी, मतलब थोड़े से बड़े हो जाते हैं इससे। जैसे अगर हम बात करें ये इस तरह के थे, ठीक है, अब क्या हुआ है कि वो सुपरफिशियल थे बिल्कुल, अब थोड़ा सा एडवांस कर गए हैं, मतलब हैं तो पंक्टेट की तरह ही है लेकिन सब एपिथेलियम के नीचे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड करके नीचे की तरफ, इसे हम कहते हैं कि कोर्स हैं और सब एपिथेलियल पंक्टेट केराटिटिस हैं। आगे माइक्रोडेंड्राइटिक एपिथेलियल अल्सर्स। अच्छा, अब हमने बात की थी कि herpes सिम्प्लेक्स के अंदर भी जो ना क्या होते हैं, डेंड्राइटिक होते हैं, डेंड्राइटिक अल्सर्स होते हैं, इसके अंदर भी हो गई हैं। लेकिन वहाँ पे जो थी हमने कहा था कि वो ब्रांचिंग पैटर्न था। ठीक है, इस तरह ब्रांच बन रहा था, इस तरह ब्रांच डेंड्राइटिक अल्सर जो था। ठीक है, इसमें इस तरह का नहीं होता, इसमें जो होते हैं ना जो हमें नज़र आते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो आपको इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज, ऐसे ये होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, और क्या कहते हैं टेपरिंग एंड होते हैं इनकी। ठीक है, जो मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है जोगी में कि टेपरिंग एंड्स होते हैं, वहाँ पे तो हमने कहा था क्लब शिफ्ट होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे टेपर्ड एंड हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत पेरिफेरी पे ज़्यादा होते हैं, और बिल्कुल जो है स्टिलेट शेप के होते हैं, पेरिफेरल होते हैं और स्टिलेट शेप के होते हैं। स्टिलेट जैसे हमने कहा था इस तरह स्टिलेट होता है ना, ठीक है, तो इस तरह से स्टिलेट शेप के लग रहे होते हैं, साथ जो है ना वो पंक्टेट भी साथ साथ रन कर रहे होते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं किससे, herpetic डेंड्राइटिक अल्सर से। तो आपने ये याद कर लेने हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर याद रखना कि इसके अंदर कोई राउंड ब्लब्स नहीं होते, राउंड ब्लब्स जो है ना वो नहीं होते, पहले बता चुकी हूँ कि इसके टेपर्ड एंड होते हैं। सही है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि निमुलर केराटिटिस। पहले हमने कहा था डिजिफॉर्म केराटिटिस, उसमें क्या था कि एक सपोज करें कॉर्निया है, तो कॉर्निया के अंदर क्या था, इस तरह जो है ना वो एंडोथेलियम इन्वॉल्व हो गई थी। निमुलर में क्या होता है कि इसमें जो है ना स्टोमा इन्वॉल्व होती है, स्टोमल हेज ही होती है इसके अंदर, सेम ऐसे ही होता है, स्टोमा ही इन्वॉल्व होती है। लेकिन क्या होते हैं कि इसमें से जो निमुलर टाइप होते हैं मीन इस तरह बड़े बड़े होंगे, और हमें जो है ना इस तरह से वाइट कलर के नज़र आ रहे होंगे, मीन वहाँ पे जो स्टोमा का ओडिमा वगैरह हुआ होगा तो वो हमें नज़र आ रहा होगा, और ये डिस्कोइड शेप के होते हैं, डिस्कोइड लियंस होते हैं तकरीबन। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, हमने पहले बात की थी herpes के अंदर भी कि वहाँ पे आइडोसिक्लेटिस हो जाता है, तो अगर ये एडवांस स्टेज मिला जाए तो ये भी आइडोसिक्लेटिस करवा सकता है। सो कौन कौन स्टेजेस हमने किए हैं, सुपरफिशियल पंक्टेट केराटिटिस था, फिर हमने कोर्स एपिथेलियल पंक्टेट केराटिटिस कर लिए, फिर मैक्रोडेंड्राइटिक एपिथेलियल अल्सर्स कर लिए, फिर नेमुलर कर लिए, फिर डिजिफॉर्म कर लिए, फिर आइडोसिक्लेटिस कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। आपके जो दो में मेंशन किया हुआ है वहाँ पर उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस को जो है ना वो ऐड किया हुआ है सिम्टम्स के साथ ही, लेकिन ये जो है ना इस तरह हर कोई लीड नहीं कर सकता, इसका जो है मतलब ये अलग है, कॉम्प्लिकेशंस जो है इसके अलग आएंगे।
अच्छा, अब ये है कि इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आएंगे। आपको पता है कि अंदर जल्द चला जाएगा तो ये करवाएगा आयोडोसक्लेरोसिस करवाएगा या फिर स्क्लेराइटिस करवाएगा, ठीक है। मतलब आरएस का और सिलरी बॉडी करवा सकता है या फिर स्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन भी करवा सकता है। स्क्लेरा पता है ना क्या होती है, स्क्लेरा जो होती है वो कंजक्टिवा के नीचे होती है, ये वाला पार्ट था, ये सपोज करिए कॉर्निया था और यहाँ पे कंजक्टिवा था। कंजक्टिवा तो सुपरफिशियल लेयर होती है ना, लेकिन नीचे जो टफ लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्क्लेराइटिस, स्क्लेरा कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सेकेंडरी ग्लाउकोमा हो जाता है। अब सेकेंडरी ग्लाउकोमा क्यों हो सकता है, आपको पता है कि जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है, शायद अभी आपको पता नहीं होगा, ग्लाउकोमा के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ये देखें ये कॉर्निया है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आ गया स्क्लेरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो है ना आती है क्या चीज़, आयरस आता होता है। तो अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आयरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है क्लोज हो जाएगा इस तरह से, ये यहाँ पे आ जाएगी तो एंगल क्लोज होगी, यहाँ पे आ जाएगा एंगल क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंगल नहीं रहता होता। अब ये जो एंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, सपोज करेंगे करती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि जो एक्वस में प्रोडक्शन हो रही होती है सिलरी बॉडी से, वो यहाँ से आता है, आने के बाद जो है ना यहाँ से जाता है, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे ड्रेन होना होता है। सो अगर ये ड्रेनेज ही खराब हो जाए, मीन ये चिपक जाए, सिनकाई फॉर्मेशन हो जाए, इसे हम कहते हैं एंटीरियर सिनकाई फॉर्मेशन, क्योंकि जो ये आयरस है ये अटैच हो जाती है कॉर्निया के साथ एंटीरियरली, सही है। तो इससे जो है एंगल क्लोज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्लाउकोमा हो जाएगा। इसके बाद हमने करके नर्व्स को नोट करी, तो ये थर्ड को भी, सिक्स को, सेवंथ को, सबकी पास से करवा सकती है, सबको जो है ना डिजेनरेट कर सकती है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस तो पहले स्टेज में होना ही होना है ना, कि उसकी वजह से पेन भी होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर फेशियल नर्व की पालसी हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो क्लोज नहीं कर पाएगा आई। जब आई क्लोज नहीं कर पाएगा तो एक्सपोयर हो जाएगा किसका, कॉर्निया का। एक्सपोयर होने की वजह से टीयर फिल्म मेंटेन नहीं रहती और उसकी जैसे क्या होगा, केराटाइटिस हो जाता है, इसे हम कहते हैं एक्सपोयर केराटाइटिस। ये पूरा का पूरा टॉपिक भी है, ये हमने पढ़ना है, ये ऐसी कुछ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कॉर्निया के अंदर ये। इसके अलावा जब सपोज करें कि वहाँ पर जो है ना सब कुछ एक्यूट अटैक हो गया, अटैक होने के बाद भी ना पेन होता रहता है पेशेंट को, ठीक है, पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया भी होता रहता है। इसके अलावा अगर रेटिना की बात करें तो एक्यूट रेटिनल नेक्रोसिस भी हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, इंपॉर्टेंट थे, आपने इसको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है इसकी, जैसे हम करते आ रहे हैं सेम वैसे ही है कि हम मेडिकल करेंगे और सर्जिकल करेंगे। मेडिकल के अंदर हम देंगे एंटीवायरल्स और एंटीवायरल के अंदर सिस्टेमिक टॉपिकल दोनों होती हैं। इसमें टॉपिकल सिर्फ और सिर्फ एसाइक्लोविर देना है, एज ऑइंटमेंट की फॉर्म में दे सकते हैं और साथ हमने क्रीम भी दे सकते हैं इसकी, ठीक है, ताकि हमने पेशेंट से कहना है कि आपने अपने जो स्कार्स हैं, सॉरी जहाँ पे वेसिकल्स हैं वहाँ पे अपने लगाना है। और सिस्टेमिक के लिए हमने 800 देनी है, इसमें तो डोज ज़्यादा हो जाती है क्योंकि थोड़ा सीवियर सा होता है, और एसाइक्लोविर भी दे देंगे। साथ पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिस दे देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी दे देंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, आयोडोस्क्लेरोसिस वगैरह हुआ होता है। इसके अलावा टॉपिकल एट्रोपिन दे देंगे, वही रेस्ट करने के लिए, और सिनकाई फॉर्मेशन ना हो, सेकेंडरी ग्लाउकोमा ना हो तो हमने टॉपिकल एट्रोपिन दे देना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि जैसे बात है वेसिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, स्पोरेट कर रहे हैं, स्पोरेट करने के बाद जो है ना वो ब्लीड कर रहे होते हैं। तो ब्लीडिंग वगैरह होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो है बैक्टीरिया हैं वो अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड जब आपने लिखना है इसके अंदर तो आपने ये मेंशन करना है कि डिजी फॉर्म केराटाइटिस होगा तब देंगे, स्क्लेराइटिस होगा तब देंगे, आयोडोस्क्लेरोसिस होगा इसके लिए हम देंगे। इसके अलावा क्रेनियल नर्व पाल्सी के लिए हम दे देते हैं, और वो हम दे देते हैं ओरल दे देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए क्योंकि क्रेनियल नर्व पाल्सी के लिए जो है ना वो मेन हल ही ये होता है कि हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और इसके अलावा कोई हल नहीं निकलता। और इसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह के लिए दे सकते हैं। आपने ये कोर्टिकोस्टेरॉइड लिख के आपने मेंशन करनी है चीज़ें, लाजमी कि हमने इन चीज़ों के लिए हमने देनी है। फिर अगर हम बात करें पेशेंट जो है बहुत पेन होता है, बहुत डिप्रेस होता है, वो तो हम एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं क्योंकि हमने कहा कि एक्सपायर हो गया, एक्सपायर कार्डियोपैथी हो सकती है। उसके हमने क्या करना है, इसको हम दे देंगे आर्टिफिशियल टीयर्स दे देंगे ताकि जो ना वहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी होती वो ना हो। सर्जिकल की बात करें तो सिंपल सी बात है कि हमने कहा था कि एक्सपायर केराटाइटिस हो जाएगा, मेन जो आई है वो क्लोज नहीं होगी, ठीक है, लेग ऑफ थैलेमस ही रहेगा उसको। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको जो है ना यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर दें। एक्सपायर केराटाइटिस कह दें, लेग ऑफ थैलेमस कह दें, कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिससे आंख क्लोज ना हो तो हमने उसे साइडों से बंद कर देनी होती है। इसे हम कहते हैं लेटरल टार्सोरेफी। लेटरल का मतलब ये है कि सिर्फ हम लेटरल साइड से करेंगे, मीन टेम्पोरल साइड से करेंगे। फुल थिकनेस कैटोप्लास्टी तो फिर पूरे कोने के अंदर फिर ये नाम तो आना ही आना है ना कि हर जगह, ठीक है। तो फुल थिकनेस कैटोप्लास्टी भी हम कर सकते हैं। सो ये अब कंप्लीट हो गया है, इतना ही था, आपने इसको इतना ही याद करना है। ये भी यहीं से जोगी से याद करें, बहुत अच्छा लिखा हुआ है आराम से, और जितना लिखा हुआ है ये इनफ है।